अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः वैशाख शुद्ध द्वादशी दिनांक 2 मे 2023 चरक चिकित्सा स्थानाध्याय 1 पाद 5 पाद 4 शंखं चक्रं जलकान्दतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवा द्रष्टा ज्ञानी दुष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्धितः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं ईक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् तत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। कुर्वते यत् वृत्त्यर्थं चिकित्सा पण्य विक्रयं ते हित्वा कांचनम राशिं पांशुराशिं उपासते। तो उपजीविका के लिए जो चिकित्सा पण्य विक्रय करते हैं इस प्रकार का, तो अभी जो कमर्शियलाइजेशन हो गया है मेडिकल प्रोफेशन का और फिर ये नोबल प्रोफेशन अब नहीं रहा। जो पुराने जमाने में डॉक्टर को देव मानते थे इस प्रकार से, वो स्थिति अब नहीं रही इस प्रकार से। और ये सब शुरू हुआ है चिकित्सा पण्य विक्रय इस प्रकार के। तो पण्य यानी कि जो खरीदी जा सकती है इस प्रकार की चीज। आपण ये मार्केट के लिए शब्द है संस्कृत में जो है वो। तो जैसे हम बाजार में वस्तु रखते हैं और उसके कीमत होती है, लोग देखकर कीमत देकर खरीदते हैं इस प्रकार से। तो जैसे चिकित्सा एक पण्य वस्तु बन गई है कि एक सेलेबल प्रोडक्ट इस प्रकार की बन गई है और फिर उसका विक्रय होता रहता है इस प्रकार से। तो ये वास्तव में अपेक्षित नहीं है इस प्रकार। लोगों को लगता है कि वो कांचन राशि उससे इकट्ठा कर रहे हैं, बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और सोची में भी है इस प्रकार। लेकिन मूल उद्दिष्ट ये नहीं होना है। मूल उद्दिष्ट तो बरो भूतदया धर्म इसी प्रकार का होना चाहिए। और ये आनुषंगिक फल है, जैसे कि मैंने कहा, क्वचित धर्मा क्वचित मैत्री क्वचित अर्थ क्वचित देशा कर्माभ्यासा क्वचित चेत चिकित्सा नास्ति निष्फल। चिकित्सा कभी भी निष्फल इस प्रकार की नहीं होते। कहीं हमारे धर्म का पालन होता है, क्वचित मैत्री होती है
क्वचित अर्था क्वचित यशा, कहीं कहीं पैसा भी मिल जाता है, कभी यश मिल जाता है, और कुछ नहीं हुआ तो कर्माभ्यास तो कम से कम हो ही जाता है इस प्रकार से। तो इसलिए चिकित्सा के इन फलों को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा करती रहनी चाहिए। चिकित्सिता पुण्यतमम न किंचिदपि शुश्रूम, इस प्रकार की बात है। ये अभी जो परिवर्तन आया है उसके पीछे जो कारण है वो कमर्शियलाइजेशन ऑफ विद्या, ये कारण है। विद्या कभी भी विक्रेय इस प्रकार की नहीं थी। तो गुरु से वो पानी है इस प्रकार से, और अपनी क्षमता से, क्षमता के अनुसार गुरु को गुरु दक्षिणा देनी है। गुरु भी उससे संतुष्ट रहते थे, और राजा जो है वो उसकी सहायता करता था, गुरुओं की सहायता करता था कि उन्हें कुछ कमी न महसूस हो इस प्रकार से। वैसे अपेक्षाएं भी ज्यादा इस प्रकार की नहीं थी। उपजीविका हो जाए बस, बाकी और कुछ करना नहीं है इस प्रकार। और सर्वधर्म या सभी प्रकार के लोगों को समभाव इस प्रकार का था। सांदीपनि ऋषि के आश्रम में कृष्ण, पेंड्या, सुदामा वगैरह सभी छात्र थे। कोई श्रीमान थे, कोई बहुत गरीब थे, उच्च नीच जाति के भी रहेंगे, फिर भी गुरुकुल अच्छे तरीके से चलता था। सभी एक साथ काम करते थे वगैरह वगैरह इस प्रकार। ब्रिटिशों ने जानबूझकर इस सब सिस्टम को डुबा दिया, नष्ट कर दिया। और उनकी जो शिक्षा पद्धति है वो यहाँ पे लाके रख दी। फिर राजकारणी लोगों ने इसका पूरा सत्यानाश किया। शिक्षण सम्राट बन गए इस प्रकार से। पण्य म्हणजे विक्रेय वस्तु इस प्रकार। और फिर एकमात्र मकसद पैसे कमाना ये हुआ, कैपिटेशन फी लेकर इस प्रकार से देना, ये बात आरंभ हो गई। शिक्षा देना इस प्रकार की बात आरंभ हो गई। अब कोई करोड़ों में इस प्रकार से कैपिटेशन फी देकर प्रवेश लेता है, मेडिकल में हो, इंजीनियरिंग में हो, और कहीं हो, तो उसका मतलब साफ होगा कि उसको तो पैसा कमाना ही है। जितना डाला है उससे तो ज्यादा ही कमाना है, कम से कम इस प्रकार से। तो इससे कमर्शियलाइजेशन की बात शुरू हो गई इस प्रकार। अभी भारत में जाति भेद, पंथ भेद वगैरह काफी है इस प्रकार। और फिर रिजर्वेशन पॉलिसीज आ गई। हाँ, वो सीमित होनी चाहिए थी, लेकिन राजकीय लोगों के हिसाब से वो बढ़ती जा रही है इस प्रकार से। सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए, ये सबसे अहम मुद्दा है। उच्च नीच कोई भी हो, आर्थिक स्तर कैसा भी हो, लेकिन उसको शिक्षा पाने का अधिकार होना चाहिए। गवर्नमेंट ने तो ये बता दिया कि हम केवल प्राथमिक स्तर पर ही करेंगे, आगे का पेरेंट्स को सोचना है इस प्रकार से। और फिर कॉलेज वगैरह में तो पॉसिबल ही नहीं है इस प्रकार के, अभी इतने बढ़ गए हैं दाम इस प्रकार से। तो अभी मैं चाहता हूँ कि शासन इसमें कुछ करेगा, ये थोड़ा मुश्किल है मानना इस प्रकार का। शायद इंडस्ट्री इसमें लीड ले सकती है। क्योंकि उनको लोग चाहिए, अच्छे लोग चाहिए, जो काम करने में सक्षम हो, इस प्रकार के लोग चाहिए। क्योंकि आज की जो शिक्षा पद्धति है उसमें केवल पुस्तकी विद्या इस प्रकार की है, प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ भी नहीं है। तो उनको ट्रेन करना पड़ता है प्रैक्टिकल के लिए बाद में। तो इंडस्ट्री अगर इसके लिए आगे आएगी और ये शिक्षा पूरी गुरुकुल पद्धति से चलाएंगे और गुरु दक्षिणा के स्तर पर चलाएंगे कि जिसकी जितनी क्षमता है, जिसकी जितनी देने की इच्छा है, उसके अनुसार वो दे दे। श्रीमान लोग ज्यादा दे और गरीब लोग कम दे दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस प्रकार से। लेकिन विद्या विक्रय नहीं होनी चाहिए, ये मूल है आज के भ्रष्टाचार का।
कि किसी भी तरीके से पैसा पाने पाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, ऐसा लोग सोचते हैं। और फिर नैतिकता को छोड़कर किसी भी तरीके से पैसा पाना शुरू कर देते हैं। अभी तो कारपोरेट सेक्टर के हाथ में हेल्थ केयर है पूरी, और कारपोरेट का मतलब केवल और केवल पैसे कमाना इतना ही है। उसको मानवता भूतदया वगैरह से कुछ लेना देना इस प्रकार का नहीं है। तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट ग्रुप, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज और इंश्योरेंस कंपनी, कई बार इन सभी के सीईओ एक ही होते हैं। और फिर अभी हम कहेंगे कि जो कॉलेज चलाने वाले जो ग्रुप है वो भी इसमें शामिल कर दिया गया। चाहे एलोपैथी का कॉलेज हो, चाहे आयुर्वेद का हो, चाहे होम्योपैथी का हो, केवल पैसा कमाना इतना ही उद्दिष्ट रखकर कॉलेजेस खोले जाते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक में आधे अधूरे कॉलेज है पूरे भारतवर्ष के हिसाब से जो निकले हैं। पॉलिटिशियंस जहां जहां पे घुसे वहां वहां उन्होंने बर्बादी कर दी। खेती के क्षेत्र में उतर आए और केवल जमीन खरीदना बेचना ये शुरू कर दिया। दाम बढ़ते गए जमीन के इस प्रकार से। और फिर जो फसल के लिए योग्य जमीन थी उसको भी ये उन्होंने कमर्शियलाइज करके इन्हें प्लॉट करके फिर वहां पे मकाने बनाना वगैरह प्रकार का शुरू कर दिया। अब सभी शहरों की ये परिस्थिति है कि इर्द गिर्द जो भी खेती होती थी वो सब बंद हो गई। तो खाएंगे क्या अगर खेती में कुछ करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? ये सबसे बड़ी समस्या है। अभी समझ में नहीं आ रहा लोगों के, लेकिन पानी की कमी, खाने की कमी, ये सभी आगे बातें होने वाली इस प्रकार की है। और वापस कुछ नहीं दे रहे। दूसरे का साधन सामग्री का हम प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन पानी फिर से उभर आए, भूजल की जो ये क्षमता है वो फिर से बढ़े, इसके बारे में कुछ भी प्रयास नहीं है इस प्रकार। और ये कमर्शियलाइजेशन ऑफ विद्या ये जो हो गया, ये काफी गंभीर मामला है। तो जो धनवान है वही अपने बच्चों को सिखा पाएंगे, जो गरीब है वो नहीं पाएंगे इस प्रकार से। तो इसलिए शिक्षा मुक्त होना ये अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। गुरुकुल पद्धति से होना ये एक अहम मुद्दा रहेगा। और फिर जो भ्रष्टाचार सभी क्षेत्रों में बढ़ गया है उसके बारे में परिवर्तन इस प्रकार का आएगा। पुराने जमाने में जिसके पास पैसे नहीं होते थे वो सोमवार एक के घर, तो मंगलवार एक के घर, बुधवार एक के घर, इस प्रकार के कैसे जाकर खाना खाते थे। मुफ्त में दिया जाता था, एक धर्म, दान धर्म कर समझ के किया जाता था। और यही सिलसिला उन्हें आगे बढ़ाना है। जब वो कमाने लगते हैं तो उनको भी इस प्रकार से मदद करनी है लोगों की, ये भावना थी। अब ये भी नहीं रही भावना इस प्रकार से। तो बीच में मैंने एक ऋण श्रृंखला, दान श्रृंखला और दान के बारे में एक ऑडियो सीरीज बनाई थी। आपने शायद सुनी होगी सुबह वाले लेक्चर में, ऑडियो सीरीज में। लेकिन कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि पैसे कमाने हेतु उपजीविका करनी ही नहीं है। उपजीविका कर्तव्य समझ के करनी है। हमने इसकी शिक्षा ली है तो हमें इसका फायदा लोगों को देना है। और पैसों की कमी नहीं होती, आप प्रामाणिकता से काम करते रहते हैं तो पैसों की कमी नहीं होती। ये बात सही है। इसलिए मुझे, मेरा ये सुझाव है कि जो नए नए इस क्षेत्र में आ रहे हैं, घर की परिस्थिति अच्छी नहीं है इस प्रकार से, तो जो बुजुर्ग वैद्य है जिनके पास काफी संपत्ति है, वो ऋण श्रृंखला के रूप में इन नए उभरते हुए वैद्यों को दे दे दवाखाने का सेटअप बनाने के लिए वगैरह इस प्रकार से। उनकी अपेक्षा है तो वो वापस ले सकते हैं, नहीं तो उनकी अपेक्षा नहीं है तो वो आने वाले पीढ़ी को इस प्रकार से देते रहे।
जनरली ऐसा होता है कि मेडिकल प्रोफेशन अगर अपने अच्छे लगाव से काम किया है तो फेल्योर नहीं है। हमने प्रयास ही नहीं किए हैं, ऐसी अगर स्थिति है, सीखने की कोशिश ही नहीं की है, तो शायद ये बात हो सकती है। और फिर इस प्रकार से अनैतिकता से पैसा कमाना, ये बात शुरू हो जाती है। कट प्रैक्टिस की भी काफी बड़ी बात इस प्रकार की है। एक लंदन में स्थित साइकेट्रिस्ट था, वो भारत में आना चाहता था, भारतीय था। तो भारत में आया था तो उसने एक दिन अपने मित्र के साथ, दूसरे साइकेट्रिस्ट मित्र के साथ गुजारा। उसका क्लिनिक था वो, लेकिन सिर्फ शाम में 7 बजे के बाद करता था। दिन भर वो विभिन्न अस्पताल में जाकर मरीजों को देखता था, विजिट करता था। तो ऐसे विजिट करके वो शाम को अपने क्लिनिक में आएगा, ये मित्र भी उसके साथ क्लिनिक में आ गया। तो एक फैमिली डॉक्टर पहले मिलने के लिए आया। मरीज बाहर था, वो उसने लाया हुआ। और फिर उसने कहा कि मैं तो मरीज तुम्हारे हाथ सौंप रहा हूँ, तो मेरा क्या होगा। तो इसलिए तुम उसको बता देना कि तुम्हें बीपी की शिकायत है, और हफ्ते में 2-3 बार अपने फैमिली फिजिशियन से बीपी चेक कराओ, इस प्रकार से। तो ये सुनकर ये हैरान हो गया, लंदन वाला। फिर उसने सोच लिया कि नहीं, कट तो दे दिया उसने उस फैमिली फिजिशियन को। कंसल्टेंट ने जो कट देना था वो तो दे दिया। लेकिन ये देने के बावजूद उस डॉक्टर का कहना था कि तुम उसको कह देना कि उसको तुम्हें बीपी की तकलीफ है, इस प्रकार से। तो फिर उसने निर्णय किया कि नहीं, मैं भारत में नहीं आऊंगा, मैं लंदन में हूँ, वही अच्छा है, इस प्रकार से वो आया नहीं वापस इस प्रकार। तो ये जो बात बन गई है अभी, कमर्शियलाइजेशन के जरिए डॉक्टर पर विश्वास नहीं रहा, वो अपना काम प्रामाणिकता से कर रहे हैं, इस प्रकार का नहीं रहा, प्रामाणिक सलाह नहीं दे रहे हैं, अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन में डाल रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सब बातें अच्छी नहीं है, समाज के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। और ये चिकित्सा पण्य विक्रय शुरू हुआ उस जमाने में भी ये होता था, ये इससे स्पष्ट है। आज के जमाने में तो काफी कमर्शियलाइजेशन हो गया है, तो ये बात निश्चित रूप से है। दारुणे कृष्यमाणानां गदैर्वैवस्वतः चित्वा वैवस्वतान् पाशान् जीवितं यः प्रयच्छति। धर्मार्थदाता सदृशस्तस्य नेहोपलभ्यते, न हि जीवितदानादि दानमन्यद्विशिष्यते। तो दारुणे ही गदैः कृष्यमाणानां वैवस्वत क्षयं कृष्यमाणानां वैवस्वतान् पाशान् छित्त्वा यः जीवितं प्रयच्छति। तो दारुण इस प्रकार के रोगों के जरिए जो रोगियों को लेके जा रहे, घसीट कर लेके जा रहे, कृष्यमाणानाम कहाँ लेके जाए, वैवस्वत क्षय, वैवस्वत ये यम है, तो उसका घर, तो यम के घर लेके जा रहे हैं। तो चित्वा वैवस्वतान पाशान, तो उन पाशों को, वैवस्वत पाशों को तोड़कर जीवितम यहाँ प्रयच्छति, जो जीवित देता है, धर्मार्थदाता सदृश सत्य नेहुपलब्ध, उसके जैसा धर्म और अर्थ का दान करने वाला कोई नहीं होता। नहीं जीवित दानादि दानम अन्य विशिष्ट, जीवित दान के बगैर कोई भी दान विशिष्ट इस प्रकार का नहीं है, अलग इस प्रकार का नहीं है, सभी समझ लेना है कि जीवित दान सबसे श्रेष्ठ इस प्रकार का दान है। तो सौभाग्य से हमें यह अब ये मौका प्राप्त हुआ है एलोपैथी के जरिए। एलोपैथी के सिम्टोमेटिक रिलीफ को ही ट्रीटमेंट समझना खुद का, और लोगों में भी वही भावना निर्माण करना। इसके जरिए एक कंडीशन इस प्रकार की आ जाती है, घर आएगा, ये क्षय यानी कि घर, इस प्रकार एक काफी अलग तरीके का अर्थ है, लेकिन क्षय का अर्थ एक घर,
इस प्रकार का भी। तो हमें मौका मिलता है कि इस प्रकार के वैवस्वत पाशों को तोड़कर जो घसीटा जा रहा है मृत्यु लोक में, उसको वापस लाना, इसी लोक में ठहरना इस प्रकार से। और हर वैद्य के पास इस प्रकार के अनुभव है, चाहे हृदरोग हो, चाहे कैंसर हो, चाहे जलोदर हो, चाहे और कोई इस प्रकार की बीमारी हो, लिवर सिरोसिस वगैरह इस प्रकार के हो। तो केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ से बात नहीं बनती है, और मूल रूप से चिकित्सा होना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। तो जीवित दान सबसे श्रेष्ठ दान है, और उससे जो समाधान मिलता है उसकी बरोबरी कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे आप कितना भी पैसा कमाओ। लेकिन जीवित दान देने से जो समाधान मिलता है वो कभी नहीं मिलता इस प्रकार। और हर वैद्य के जीवन में इस प्रकार के प्रसंग आते हैं कि जहाँ एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है, कोई केस अच्छी तरीके से ट्रीट हो जाती है जो काफी दुर्धर हो इस प्रकार से, और फिर यश, कीर्ति और पैसा ये सभी मिलते रहते हैं। तो मेरा एक मानना ये है कि छात्र हमारे पास आने चाहिए। जब मैं कॉलेज में पढ़ाता था तो कॉलेज से छात्र तो आते ही थे क्लिनिक में। मैंने 2000 नहीं 1990 से कॉलेज में पढ़ाना बंद कर दिया, मैं तिलक महाराज विद्यापीठ में चला गया। तो मुझे उस समय आशंका लगी थी कि शायद कॉलेज से अभी संबंध नहीं है तो छात्र कम हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, छात्र आज भी है इस प्रकार से। तो ये छात्रों के जरिए काफी फायदे होते हैं। शुरू की अवस्था में जब प्रैक्टिस उतनी ज्यादा नहीं होती तो उनके साथ मूल ग्रंथों का वाचन, केसेस का डिस्कशन, ये सभी बातें हो सकती है। और जब हम दूसरे को पढ़ाते हैं तो हमारी पढ़ाई अच्छी होती है। तो इसलिए हमारा फायदा होता रहता है। छात्रों के जरिए मरीज आते रहते हैं, उनके निजी रिश्तेदार हो शुरू में, फिर थोड़े मामा चाचा वगैरह इस प्रकार के रिश्तेदार हो, फिर उनके पहचान में लोग हैं वो भी आ सकते हैं इस प्रकार। मेरे पास पहली कैंसर की केस आई वो इसी प्रकार से आई। सुबह जगदाळे करके माझे मेरा एक छात्र आता था, और उसके रिश्ते में धांडे जो कोलेंजोकार्सिनोमा की केस थी वो थे। और फिर इस एक केस के जरिए मुझे काफी केसेस मिलने लगे, जो सिलसिला आज तक चालू है कैंसर के बारे में खासकर, क्योंकि उनको 15 दिन का आयु बताया था और वो 33 बरस जिंदा रहे। तो ये 15 दिन और 33 बरस, ये फासला काफी बड़ा है। तो टर्निंग पॉइंट किसके जीवन में कब आएगा ये बताना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। फिर भी मेरा कहना है कि हमें प्रयास तो करने ही चाहिए, अच्छे गुरु से शिक्षा पानी है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। मूल ग्रंथों से शिक्षा पानी है, ये एक मुद्दा है। और हमारी उपासना भी होनी चाहिए, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। हमारे क्षेत्र में निगेटिविटी काफी हो सकती है, क्योंकि जो मरीज आते हैं अंतिम अवस्था में आते हैं कैंसर के इस प्रकार से, तो पूरा माहौल निगेटिव इस प्रकार का होता है और उससे हमें बचना है। वो नेगेटिविटी हमें छू न जाए, ये बात सोचनी है। उसके लिए नैसर्गिक खाना खाना है, जीवन शैली को रखना है, योग व्यायाम नियमित रूप से करना है, ये बातें तो करनी ही है, ये उसमें संदेह की बात नहीं है। लेकिन उसके साथ में उपासना भी होनी चाहिए, चाहे कुल दैवत की उपासना हो, इष्ट देवता की उपासना हो, जन्म पत्र के आधार पर कोई सुझाव मिले है
मिले हो तो उसके आधार पर कुछ उपजीविका, कुछ उपासना होनी चाहिए। कोलटकर सर का यह कहना था, यश पुण्य रवाप्यते। यश की प्राप्ति जो होती है वो पुण्य से होती है। ये कहाँ का सुभाषित है मालूम नहीं है मुझे। तो पुण्य का मतलब क्या है? ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। अच्छा काम करते रहना, लोगों के उपयोग में आते रहना, लोगों को मदद करते रहना, ये सब पुण्य कार्य है। चाहे विद्यादान करते हैं तो भी पुण्य कार्य है। चाहे किसी को आर्थिक मदद करते हैं वो भी पुण्य कार्य है, इस प्रकार से। और यशस्विता इस पुण्य पर आधार निर्भर इस प्रकार की है। तो हमारे पास जो है वो हम लोगों को देने की कोशिश करेंगे। तो उसके अच्छे परिणाम इस प्रकार के निकलते रहेंगे। इसलिए उपासना का एक अहम रोल इस सभी में है, और अपने अपने तरीके से ये करते रहे, ये महत्वपूर्ण इस प्रकार का रहेगा। अशोक परांजपे करके मेरे एक मित्र, उसके पिता भी वैद्य थे। तो मैं हाल ही में पास हुआ था या थर्ड ईयर में था, उनके घर पे गया था और वो श्री सूक्त का जाप कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप हर रोज करते हैं? बहुत वर्षों से करता आ रहा हूँ। तो मैंने कहा किसी ने सुझाव दिया था, बताया था? बोले नहीं, ऐसा है, हमें पैसा कमाना है तो लक्ष्मी इसकी देवता है। तो श्री सूक्त कहने से इस प्रकार से लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो हमारा उद्दिष्ट क्या है, ये समझकर अच्छे मार्ग से ही कमाने हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। लेकिन शायद हम कुबेर की पूजा के बारे में सोच सकते हैं, लक्ष्मी की पूजा के बारे में सोचते हैं, हमें सरस्वती चाहिए तो हम सरस्वती के बारे में सोच सकते हैं। गणेश की पूजा अर्चना करते हैं क्योंकि वो तो विद्या की देवता इस प्रकार की। तो इस प्रकार से हमें क्या चाहिए, हमारा प्रयोजन क्या है, ये सोच समझकर इस प्रकार के शुरू में तो करे। बाद में शायद इसकी आदत पड़ जाती है और फिर ठीक है, मुझे जितना पर्याप्त चाहिए था वो मुझे मिल गया है अभी। तो दान शुरू करे इस प्रकार से। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना जरूरी होगा। मेरे शुरू के उम्र में मैंने स्टेट बैंक से 75,000 का लोन लिया था और 1,05,000 प्राइवेट लोन था। सिर्फ यही बात थी कि वो उसका सूद नहीं था, और स्टेट बैंक का लोन था 13.5% इस प्रकार का ब्याज था, सूद था। और वो औरतों के लिए था, पुरुषों के लिए 15% था। तो मैंने पत्नी के नाम पर क्लिनिक खरीदा इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है ये है कि उस समय में जिन जिन लोगों ने मेरी मदद की, उनके प्रति कृतज्ञता होना ये एक और बात है, उनके पैसे चुकाना ये एक बात है। लेकिन ये सिलसिला मैं आगे चालू रखूं, दूसरों को जब सहायता की जरूरत हो तो सहायता दे सकूं, ये मेरे मन में तो उसी समय से था। इसलिए मैंने अभी ये ऋण श्रृंखला, दान श्रृंखला, दान, ये संकल्पना सामने रखी इस प्रकार से। तो जीवित दान सबसे श्रेष्ठ दान है, और हमारे साथ में बहुत अच्छा शास्त्र है आयुर्वेद जैसा। हम काफी लोगों को इसके जरिए जीवित दान दे सकते हैं। तो हमें इसके बारे में जरूर सोचना है। परो भूतदया धर्मः इति मत्वा चिकित्सया वर्तते यस्य सिद्धार्थः सुखम अत्यंतम अश्नुते। तो भूतदया श्रेष्ठ धर्म है, इस प्रकार से मानकर जो चिकित्सा करता है वो सिद्धार्थ होता है, और सुखम अत्यंतम अश्नुते, अत्यंत सुख की प्राप्ति उसको हो जाती है। अर्थात सुख की संकल्पनाएं बदलती रहती है। बचपन में
हमें विमान में बैठना है, विमान चलाना है, ये हमारी सुख की कल्पना इस प्रकार की हो सकती है। बड़े होंगे तो हमारा मकान चाहिए खुद का, गाड़ी होनी चाहिए, कार होनी चाहिए, वगैरह वगैरह, हम अच्छे तरीके से उपभोग ले सके, इस प्रकार की भावनाएं होती है। धीरे धीरे ये पता चलता है कि वास्तविक सुख आंतरिक ही है, सुख बाह्य भावों पर निर्भर है, ऐसा जो हम मानते हैं वो सही नहीं है। सर्वम आत्मवशम सुखम परवम सर्वम परवशम दुखम, जो भी अपने अधीन है वो सुख है, जो भी दूसरों के अधीन है वो सब दुख ही है। एक इस प्रकार से सुख और दुख के बारे में लक्षण बताया जाता है। तो ये बात अगर हम अच्छी तरीके से समझते हैं तो अत्यंत सुख किसको कहेंगे, तो मोक्ष ही अत्यंत सुख है। नैष्ठिक चिकित्सा चिकित्सा के बारे में चक्रपाणी दत्त ने किया है, निष्ठा अत्यंत दुख मोक्ष मोक्ष रूपा तदर्थम भूता नैष्ठिकी। तो सभी दुखों से मुक्ति ये मोक्ष है, और वो अत्यंतिक सुख इस प्रकार का है। सभी उस दिशा में जाना चाहेंगे ही, ये बात नहीं है। धर्म अर्थ काम का तो सेवन करना है, उसमें संदेह की बात नहीं है। अगर उसके बाद में वानप्रस्थाश्रम या संन्यास आश्रम लेने की इच्छा होती है तो एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी। तत्र श्लोको आयुर्वेद समुत्थानं दिव्यौषधि विधिं शुभम अमृताल्पांतर गुणम सिद्धम रत्न रसायनम सिद्धेभ्य ब्रह्मचारिभ्यो यदुवाच अमरेश्वरः आयुर्वेद समुत्थाने तत्सर्वं संप्रकाशितम्। रत्न रसायन में थे हेमादि रत्न संयुक्तम रसायनम। यहाँ सुवर्ण का ही है, रत्न का उल्लेख नहीं है। तो शायद ये बात बनती है कि उस जमाने में भी इस प्रकार के रत्नों का प्रयोग रसायन के रूप में होता था। तो दिव्यौषध विधि जो हिमालय के जो दिव्यौषध है उसके बारे में, या अमृत अल्पांतर गुणम, अमृत से थोड़ा ही गुण उसका कम इस प्रकार का है। इस प्रकार का सिद्ध रत्न रसायन है। सिद्धिभ्य ब्रह्मचारिभ्य यदुवाच अमरेश्वर, सिद्ध इस प्रकार के ब्रह्मचारियों को इंद्र ने जिसको कहा, आयुर्वेद समुत्थाने सर्वम तत्सर्वम संप्रकाशित। तो आयुर्वेद समुत्थान के बारे में ये सब हमने यहाँ पे बातें बता दी। तो ये रसायन चिकित्सा जो अध्याय है, ये रसायन विधि का, ये यहाँ पे समाप्त हुआ। इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरकपति संस्कृते चिकित्सित स्थाने रसायनाध्याये आयुर्वेद समुत्थानीयो नाम रसायन पादश्चतुर्था समाप्तश्चायं रसायनाध्यायः द्वितीयोऽध्यायः वाजीकरणाध्याय प्रथमः पादः। अब वाजीकरण का अध्याय बताते हैं इस प्रकार से। अभी ऋषिकेश मित्र की एक पोस्ट आई है कि चरक में असंगतार्थ, इस प्रकार असंगतार्थ क्रम इस प्रकार से बातें लिखी गई है। विमान स्थान पूरा ही असंगत है, ऐसा लेकर चिकित्सा स्थान में रसायन वाजीकरण अध्याय पहले आए हैं, वगैरह वगैरह। वो कुछ आर्टिकल लिखने वाला है उसके बारे में सविस्तर इस प्रकार। तो इसके बहकावे में मत आओ। हमें चाहिए कि जो भी हम उसमें से अच्छा ले सकते हैं वो ले ले, सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। जिसके बारे में हमें पता नहीं चल रहा कि इस प्रकार का क्रम उन्होंने क्यों लिखा है, तो ठीक है, कोशिश करें उसको जानने की, समझने की इस प्रकार से। लेकिन जैसे सूत्र स्थान में चिकित्सा पहले बताई गई, पहले 4 अध्याय चिकित्सा चिकित्सा चतुष्क है। वाग्भट का क्रम हम देखेंगे तो निदान पहले और फिर चिकित्सा इस प्रकार का है। तो चिकित्सा से शुरुआत क्यों की है? पातंजल योग सूत्र में समाधिपात से शुरुआत की गई है। तो हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है? ये ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के अध्याय की रचना की गई होगी। जैसे शुरू में चिकित्सा चतुष्क बताया, उस प्रकार से चिकित्सा रसा
चिकित्सा में रसायन और वाजीकरण, इनके बारे में पहले बताया और फिर ज्वर से शुरुआत की। ये बात हो सकती है। तो ऋषि मुनियों ने जो लिखा है उसके बारे में इस प्रकार से उनको कोसना, दोष दिखाना, ये उचित नहीं है। ये हमारे ही अकल्याण का कारण इस प्रकार का बन जाएगा। तो जो बातें वहां इसमें लिखी है उसका हम ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे उठा सकते हैं, ये देखो, भली भांति उसका अध्ययन करो, प्रैक्टिस में लाओ। ये निगेटिविटी फैलाते रहना, ये बिल्कुल गलत इस प्रकार की बात है। तो अभी आर्टिकल आएगा, मालूम नहीं मुझे, मैं ज्यादा व्हाट्सएप देखता नहीं हूँ, लेकिन एक बार जैसा हमने दिख गया कि ये सब गलत है वगैरह इस प्रकार से, तो हमें इससे बच के रहना है, ये बात ध्यान में रखो। अथातः संयोग शरमूलीयम वाजीकरण पादम व्याख्यास्यामः इति अस्माः भगवान आते हैं। तो संयोग शरमूलीय नाम का वाजीकरण पाद पहला जो है वो बताते हैं। वाजीकरण अन्विच्छेद पुरुषो नित्यम आत्मवान तदा यत्तो हि धर्मार्थो प्रीतिश्च यश एव च पुत्रस्यायतनम एतत् गुणाश्चेते सुताश्रया। तो आत्मवान पुरुषः नित्यम वाजीकरण अन्विच्छेद। आत्मवान जो पुरुष है जिसका खुद के ऊपर अच्छा कंट्रोल है, वो नित्य वाजीकरण की अपेक्षा रखे, वाजीकरण ढूंढे इस प्रकार से। तदा यत्तो भी धर्मार्थ प्रीतिश्च यश एव च। वाजीकरण पर धर्म, अर्थ, प्रीति और यश ये निर्भर है। पुत्र से आयतनम ये तद गुणाश्चैते सुताश्रया। और ये पुत्र का आयतन है और ये सभी गुण सुताश्रय इस प्रकार के हैं, पुत्र के अधीन इस प्रकार के। तो सुनने में थोड़ा विचित्र लगता है कि नित्यम आत्मवान इस प्रकार का आत्मवान व्यक्ति वाजीकरण की अपेक्षा रखे इस प्रकार से। वाग्भट में जो लिखा है, वाजीकरण अनुच्छेद सततम विषयी पुमान, इस प्रकार का है। जिसको विषय में आकर्षण है, खास करके रति सुख में आकर्षण है, वो नित्य वाजीकरण इस प्रकार का सेवन करे। और यहाँ आत्मवान शब्द का प्रयोग है, ये ज्यादा अच्छा। आयुर्वेद का प्रयोजन संस्कृत शास्त्र मात्र से उसका प्रश्न, उसके अनुसार रसायन चिकित्सा स्वास्थ्य रक्षा तो प्रथम उल्लेख है। सूत्र स्थान में स्वास्थ्य चिकित्सा प्रथम उल्लेख के प्रयोजन अनुसार ही होगा। अगर रसायन चिकित्सा ही ठीक से ही ठीक हो जाए तो अच्छा वरना रोग चिकित्सा करनी चाहिए। काय झालं? हाँ, नहीं नहीं, प्रश्न ये पहिल्यांदा हे दोन अध्याय काढते हैं। शुरू में ये अध्याय क्यों आया है इसके बारे में ये बताया गया है। और ये एक तरीका है वास्तव में कि स्वास्थ्य की ऊर्जा बढ़ाने के लिए ये बताया है रसायन वाजीकरण। और स्वास्थ्य की ऊर्जा बढ़ेगी और रोग होंगे ही नहीं, तो सबसे बेहतर है दीर्घायुष्य इस प्रकार का मिल जाए, आरोग्य संपन्न दीर्घायुष्य मिल जाए, तो रोगी होने का चांस नहीं है इस प्रकार से। और ये रसायन वाजीकरण का अहम फल इस प्रकार का। तो इसलिए रसायन और वाजीकरण पहले अध्याय बताए गए हैं, ये बात सही है। उसको इस प्रकार से कोसना उचित इस प्रकार का नहीं है। तो धर्म, अर्थ, प्रीति और यश ये वाजीकरण पर निर्भर है। तो ये थोड़ा अजीब लगता है कि धर्म और अर्थ ये कैसे वाजीकरण पर निर्भर है इस प्रकार से। तो गुणाश्चेते सुताश्रया, ये पुत्र के आश्रय से रहते हैं। और फिर अच्छी संतान होना, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा।
अभी भी लड़की जो है वो दूसरे के घर में चली जाती है शादी के बाद। वाजीकरण में भी डन फॉर धैर्य चवन प्रीति इरिस्पेक्टिव ऑफ एज जेंडर एंड फिजिकल रिलेशनशिप। ऐसा है। वेणु माधव शास्त्री जोशी कहते थे कि 35 के उम्र के बाद सभी पुरुषों को वृक्षवटी देनी चाहिए। अब बात यह है कि जिनमें शुक्र क्षय है, चाहे जरा के कारण हो चाहे अति विवाह के कारण, उनमें तो देना ही है, ये अलग बात इस प्रकार से रहेगी। लेकिन शुक्र का विनियोग अपत्य प्राप्ति के लिए या रति सुख के लिए नहीं होता है तो वो ओज में परिवर्तित हो जाता है। और ओजो वृद्ध हुई देह से तुष्टि पुष्टि बलोदय, ये बात कही गई। योगियों को ऊर्ध्व रेता कहा जाता है। तो उनका जो शुक्र है वो शरीर में ऊपर चला जाता है, ओज में परिवर्तित होता है। तो ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। अब आत्मवान और विषयी पुमान ये दोनों के बारे में बोल रहे थे। तो विषयी पुरुष जो है उसको वाजीकरण चाहिए, क्योंकि उससे क्षय, उसमें शुक्र क्षय हो जाएगा और फिर उससे बीमारियां होंगी। लेकिन इस प्रकार से वाजीकरण से उसकी शुक्र की अपेक्षा बढ़ती रहेगी और कामेच्छा बढ़ती रहेगी। तो उसको कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है। आत्मवान ये जो बात बताई गई है ये चरक का कहना है। संतोप्त्या और अपत्यार्थम दंपत्यो संगतम रहा। जो अपत्य प्राप्ति के लिए ही केवल रति क्रीड़ा करे, संभोग करे, इस प्रकार का भी एक वचन है। वास्तव में रति क्रीड़ा एक अलग चीज है और अपत्य प्राप्ति के लिए प्रयास करना एक अलग चीज है। तो अपत्य प्राप्ति के लिए करना ये काफी कम दिखाई देता है, और रति क्रीड़ा के हिसाब से करना ये कॉमन इस प्रकार का। तो सर कौन सा स्थान है ये, मैं उसका नया स्टूडेंट। चरक चिकित्सा स्थान दूसरा अध्याय वाजीकरण अध्याय ये चल रहा है। शुक्रवेग धारण और शुक्र धारण, यह फर्क पता करा है। इसमें फर्क क्या करने का है? दोनों एक ही है। अगर शुक्र वेग का धारण नहीं करेंगे तो शुक्र बाहर निकल आएगा इस प्रकार। लेकिन ये धारण, इस प्रकार का धारण नहीं है कि आए हुए वेग को रोके। मन में ही वेग उत्पन्न न हो, इस प्रकार से सोचना ये महत्वपूर्ण है। बलात्कार जो होते हैं उसमें वेग को कंट्रोल नहीं करते हैं या अपनी भावनाओं को भावनाओं पर काबू नहीं रख सकते हैं, और फिर इस प्रकार से अनैतिक तरीके से संभोग हो जाता है। तो उससे तो बचना है ही। ये जो इस प्रकार के रीति रिवाज है उसके बारे में भी सोचना जरूरी पड़ेगा। शिवाजी महाराज का श्रेष्ठत्व क्यों है? जब हम दूसरे किसी राष्ट्र को जीत लेते हैं, वहां हमारी सत्ता प्रस्थापित होती है। तो सैनिक उस देश के अबलाओं पर इस प्रकार के अत्याचार करते रहते, बलात्कार करते रहते, एक काफी कॉमन है।
हम जीता है, इस प्रकार के समझकर ये बातें होती रहती है। कंसंट्रेशन कैंप्स जो जर्मनी ने बनाए थे और जो लोगों को इकट्ठा करके मारा गया था गैस चेंबर में, मारे जाने वाले में पुरुष और लड़के ये थे। लड़कियां और औरतों का बलात्कार होता रहता था, बार बार बलात्कार होता रहता था इस प्रकार से। कोई चारा नहीं था उनके पास बचने का उस प्रकार से। और ये सभी जगह है। कोई भी देश दूसरे देश पर आक्रमण करके करके इसको जीत लेता है तो ये कॉमन प्रैक्टिस है। शिवाजी महाराज एक ऐसे रहे कि कल्याण के सूबेदार की बहू को जो बुलाया गया, अत्यंत रूपवती इस प्रकार की थी, और उनको सुझाव भी दिया गया कि लोग ऐसा ही करते हैं, तो आप इसको दासी करके रख ले इस प्रकार से। तो उन्होंने उसका सम्मान करके उसको वापस भेज दिया। और इसलिए मुस्लिमों में भी कुछ लोग शिवाजी महाराज को मानते हैं इस बात के लिए। एक 4-5 बरस पहले कोल्हापुर में मुस्लिम लोगों ने एक अ, प्रचलन किया था कि शिवाजी महाराज हमारे भी नेता है इस प्रकार से। जाहिर प्रदर्शन इस प्रकार का। अंदर से मानना यह एक अलग बात है, लेकिन इस प्रकार से मोर्चा निकाल कर हम शिवाजी महाराज का समर्थन करते हैं, ऐसा मुस्लिमों का मोर्चा, ये एक अलग बात इस प्रकार की है। तो ये सभी बातें हमें अगर सिखाई जाती है और उसके लिए कानून अच्छे तरीके से बनते हैं, तो समाज व्यवस्था टिकी रहेगी इस प्रकार। अभी स्वैराचार ये मंत्र बन गया इस प्रकार से। और कोई भी कुछ भी करे, कोई उसको सजा नहीं होने वाली है इस प्रकार से। ये बहुत बार इस प्रकार के लिखा जाता है, एक तरफी प्रेम इस प्रकार। ये तो प्रेम नहीं है, इसको क्यों प्रेम कहते हैं वो बंद कर देना चाहिए इसको प्रेम कहना इस प्रकार से। ये तो वासना है। और उसके शिकार लड़कियां हो जाती है इस प्रकार से। तो इसीलिए शायद स्त्रियों को अबला मान के घर में रहने के लिए बताया जाता था। क्योंकि इसमें बलि चढ़ जाती है वो जो लड़कियों की बलि चढ़ जाती है। इस प्रकार का कर्म करने वाले लड़के या पुरुष फिर भी अलग रह जाते हैं। उनको ज्यादा कोशिश नहीं होती। तो धर्म का अधिष्ठान होना बहुत जरूरी है अर्थ और काम के लिए। और चाणक्य का कहना है कि शिक्षक ही राष्ट्र को निर्माण करने वाले, क्योंकि उसके हाथ में छात्र है। छात्रों को अगर उस तरीके की अच्छी शिक्षा मिलती रहती है, नीति शिक्षण मिलता रहता है, हमारे सामने आदर्श होने चाहिए लोगों के। हमारे सामने हमारे जो राजकारणी है उनका क्या आदर्श है? बाला साहेब भारदे ने एक बार खुली सभा में बयान दिया था कि कोई एक मंत्री महोदय किसी शाला में गए थे। एक 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़की, उसकी तरफ उसका ध्यान गया। और उन्होंने मुख्याध्यापक से कहा, "यह लड़की मुझे चाहिए शाम को मेरे घर आने के लिए।" तो मुख्याध्यापक घबरा गए, क्या करेंगे इस प्रकार से। तो फिर उन्होंने बाला साहेब भारदे को फोन किया। बाला साहेब भारदे ने मधुकर राव चौधरी उस समय में शिक्षा मंत्री थे, उनको फोन किया। मधुकर राव चौधरी ने कहा कि पहले अभी उसको घर से निकालो
पूरे परिवार को किसी दूसरे जगह भेज दो, दूसरे गांव में, शहर में, कहीं नहीं, तुरंत करो ये इस प्रकार। और किसी को कुछ पता नहीं होना चाहिए वो कहाँ गए हैं, क्या है, इस प्रकार। तो फिर उनको जब बात पता चली कि उसको अगवा किया गया है, तो बड़े संतप्त हुए जो मंत्री महोदय थे। और फिर उस शाला की ग्रांट को रोक दिया गया। फिर आगे मधुकर चौधरी और बाला साहेब भारद्वाज दोनों ने प्रयास करके वो फिर से शुरू करवाया। लेकिन बात यह है कि वो उस मंत्री को कुछ नहीं कह सके कि तुम्हारा ये वर्तन गलत है, इस प्रकार से ये सही नहीं है, इस प्रकार। केवल उस लड़की को बचा लिया। लेकिन ये अपेक्षा इस प्रकार की चलती रहेगी तो ये लड़की नहीं, दूसरी कोई लड़की, इस प्रकार से। तो ये बड़ा अजीब मामला है। मैंने खुद ये सुना है बाबा साहेब भारद्वाज के एक लेक्चर में, इस प्रकार से। तो कानून का भी कई महिलाएं दुरुपयोग कर रही है। कानून का फायदा जरूरतमंद उठा नहीं पाया जाता। आचार्य रजनीश ने कहा कि जस भावना की जितना अधिक दबाया जाए तो वो उतनी ज्यादा बलपूर्वती हो जाती है। इस तरह के कृत्य को यूरोप, अफ्रीका, यूएस में इसी कारण नहीं हुए। ये काफी गंभीर मामला है इस प्रकार के बारे में। अभी सेना में औरतें फ्रंट पर जा रही है, वॉर फ्रंट पर जा रही है, वैमानिक बन गई है। उन्होंने शायद ये सोचा नहीं है कि अगर उसका विमान विदेश में गिरता है तो पुरुष वैमानिक और स्त्री वैमानिक में अंतर होगा। उसको क्या भुगतना पड़ेगा बता नहीं सकते, इस प्रकार। और फिर मृत्यु को स्वीकार करना ये ज्यादा बेहतर होगा, ऐसा लोग सच सोच सकते हैं इसके बारे में। तो अभी सभी प्रकार के औरतें भी इसका फायदा उठा रहे हैं, ये भी बात दिख रही है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं दिख रही इस प्रकार से। लेकिन पूरी शिक्षा पद्धति में ही बदलाव आना जरूरी है। और नैतिकता, तो इसमें मनुस्मृति में एक श्लोक आया है, कालो वा कारणम राज्ञः राजा वा काल कारणम इत्युक्ते संशयो महभूत राजा काल से कारण। काल कारण है या राजा कारण है, इसके बारे में संदेह होने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजा काल से कारण, राजा ही काल का कारण है, इस प्रकार से। तो अभी कलयुग है इसलिए ये सब बातें हो रही है, इस प्रकार से उसका कुछ समर्थन किया जाता है। लेकिन जिस प्रकार के हमारे शासक होंगे उसी प्रकार की जनता होगी, उसी प्रकार के उनके सेवक होंगे और उसी प्रकार से प्रचलन होता रहे। तो मूल रूप से शासक ही अच्छे होने चाहिए, चाहे राजा हो, चाहे इस प्रकार का मंत्रिमंडल वगैरह, इस प्रकार का जो भी हो, इस प्रकार का। तो धर्म, अर्थ, प्रीति और यश, ये सुताश्रय है, ये काफी मुश्किल मामला है। हमारे ऊपर निर्भर है या नहीं है। तो हमारी पीढ़ी में हमारे ऊपर इस प्रकार का रहेगा, लेकिन इसको, इस सिलसिले को आगे बढ़ाना है तो पुत्र भी उसी प्रकार के होने चाहिए, उसी क्षमता के, योग्यता के होने चाहिए। तभी समाज टिकेगा। और इसलिए जो चाणक्य की बात है कि गुरु ही राष्ट्र का आधार है, क्योंकि उसके ऊपर ये सभी छात्रगण निर्भर है। अब की बड़ी समस्या न्यूक्लियर फैमिली इस प्रकार की है। दादा दादी, नाना नानी भी घर पे नहीं है, तो संस्कार कौन करेंगे? दोनों माता पिता अगर नौकरी के हिसाब से, व्यवसाय के हिसाब से बाहर जा रहे हैं, बच्चों की तरफ ध्यान देने के लिए कोई नहीं है इस प्रकार।
अभी फिलहाल एक लड़की आई थी, 12 बरस की थी। और माँ और पिता दोनों 9 बजे के बाद घर पे आते। उसका एक छोटा भाई है। और दोनों को फुर्सत ही नहीं है, घर में ये भी नहीं है, दादा दादी नाना ने भी नहीं है इस प्रकार की। प्रॉब्लम क्या थी अभी मुझे याद नहीं है, शायद हार्मोनल इस प्रकार की कुछ प्रॉब्लम थी। लेकिन मेरा पहला सुझाव था कि माँ को तो नौकरी छोड़नी है या पार्ट टाइम जॉब लेना है। शाम को 5 बजे जब वो लड़के और उसका भाई, छोटा भाई, घर पे आते हैं तो घर में कौन तो होना चाहिए, कोई भी घर में नहीं है। 9 बजे आके खाना बनाएंगे और फिर 10 साढ़े 10 बजे खाना खाएंगे। बिल्कुल गलत इस प्रकार की बात है। और क्या संस्कार होंगे उनके ऊपर। तो स्त्री मुक्ति, ये जो बात हुई है, इसके फायदे और उसके हुआ नुकसान, ये दोनों चीज को ध्यान में रखना है। मैं जो ये अभी निवेश आरोग्य में या गुंतवणूकरी आपली इसके बारे में बोलता हूँ, इसमें परिवार में निवेश, ये भी एक अहम मुद्दा है। और फिर शादी की उम्र बढ़ती जा रही है, तो पुराने जमाने में 50वें बरस में दादा दादी नाना नानी बन जाते थे, तो क्षमता रहती थी अपने पोतों को संभालने की इस प्रकार से। अब इनकी उम्र 60 से ऊपर चली जाती है, 65 से ऊपर चली जाती है, तो उनमें एक क्षमता नहीं रहती इस प्रकार से पोतों की तरफ ध्यान देने की। तो एक ही मार्ग है, अगर आप किसी औरत को रख सकते हैं और वो उनकी तरफ ध्यान देगी इस प्रकार से, तो एक अलग बात इस प्रकार की बनेगी। शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं चाणक्य। तो अगर हमें करना है तो गुरुकुल सिस्टम सब फिर से उभारना चाहिए, गुरुकुल सिस्टम फिर से शुरू होनी चाहिए। जो हमने प्रयास आयुर्वेद के क्षेत्र में अभी किया है, 10 बरस से 10 या 12 13 बरस हो गए हैं, कर रहे हैं इस प्रकार से। लेकिन ये प्रासंगिक है। मूल रूप से सभी शिक्षा अगर इस प्रकार से परिवर्तित हो जाती है तो अच्छा परिणाम निकलेगा। और राष्ट्र का निर्माण होगा जो पहले जमाने में होता था। और स्त्रियों का रोल मर्यादित होना चाहिए, और कम से कम जब तक बच्चे छोटे हैं तब तक माँ को अपने घर के लिए समय देना ये बहुत आवश्यक है। बच्चों की परवरिश अच्छी हो, उनके ऊपर संस्कार अच्छे हो, इसकी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो केवल उस परिवार के लिए नहीं, पूरे राष्ट्र के लिए वो महत्वपूर्ण है। तो स्त्रियों के बारे में ये जो एंगल है वो समाज के सामने आना जरूरी है। और फिर भी अत्याचार होते हैं वो ज्यादातर स्त्रियों पर ही होते हैं। यही बात समझने लायक है, समझनी चाहिए इस प्रकार। तो पुत्र से आयतन ये तो गुणाश्चेते सुताश्रया है, पुत्र का आयतन है। और ये जो सभी गुण है ये सुताश्रय इस प्रकार के है। वाजीकरणम अग्रिंच क्षेत्रम स्त्रिया प्रहर्षणी इष्टा हे एकैकशोप्यर्था परम प्रीतिकरा स्मृता किं पुनः स्त्री शरीरे संघातेन प्रतिष्ठिता। तो अगले सोमवार को इसके बारे में बहस करेंगे। आज रुकते हैं। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह शल्य तंत्र प्रधान शिष्येभ्य शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तांच सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्।
विरम्यते व्याख्यानव्यापारात् श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।